एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएल। और ये हमारी एनवायरनमेंट सीरीज़ का अगला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो आप सब बैकग्राउंड में देख ही सकते हो, जैसे ये पिक्चर है और एक ये पिक्चर। ये कुछ स्टोरी बता रही है आपको। ये क्या स्टोरी बता रही है कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस किया, वैसे वैसे उस प्रोग्रेस के कुछ हमें बेनिफिट तो हुए। ठीक है। इंसान पहले, जैसे जैसे एक सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, राइट, इकोनॉमिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उनका सोशल स्टेटस भी अच्छा होते आता है। राइट। तो इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ कुछ फ़ायदा तो हुआ है हमें, बट इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े। राइट। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या पड़े, जैसे आप देख पा रहे हो, इंसान ने अपनी फैसिलिटीज़ के लिए को या लेट्स से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाई। इंडस्ट्री से उनको चीज़ों का प्रोडक्ट मिल रहा है, बनी बनाई चीज़ें मिल रही हैं, कार मिल रही है। बट उन इंडस्ट्रीज से ही ये आप देख सकते हो उस टाइप की पोल्यूटेड एयर निकल रही है, जो कि क्या क्रिएट कर रही है, आपका एयर पोल्यूशन कर रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई हैं। सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूरे विश्व भर में ये चीज़ें धीरे 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 करके अलग अलग कंट्रीज़ में स्टार्ट हुई, और वहाँ पे एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग टाइप के हुए। ठीक है। और विथ टाइम, जैसे अगर आपके आज के टाइम में आप देख पा रहे हो, अगर आप दूसरी फोटो पे गौर करो कि फोटो क्या स्टोरी बता रही है। ये जो पोलर बियर है, इसका घर था ये आइसबर्ग। वो है पहले बहुत बड़े आइसबर्ग में ही रहता था। बट क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हुई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका जो हैबिटेट था, इसका जो हैबिटेट था वो लेट्स से पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, वो श्रिंक होके इसमें तब्दील हो गया। जो आइस थी, आइस मेल्ट होने लगा, ग्लेशियर मेल्ट होने लगा, और उसके पास अब रहने की जगह नहीं। ये एक्चुअल, आपको इससे ये फोटो से आपको ये नहीं समझना है कि पॉल्यूशन तो हो रहा है, बट इसके पीछे कितनी एक बड़ी एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है। जो कि दर्शा रहा है ये स्थिति। ये आप देख रहे हो, पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन है ये। राइट। आप सबने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का नाम सुना होगा। वो पैच क्या है, एक बहुत बड़े पैसिफिक ओशन, एक बहुत बड़े एरिया में प्लास्टिक ही भरा है, चारों तरफ सरफेस पे तैर। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, इसके बारे में इस पूरे यूनिट में हम बात करेंगे। इतने अलग अलग टाइप के क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। राइट। इनको हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करें। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बोलूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चाहे एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, ये चीज़ आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर रहे हो। बट इसकी सीवियरिटी कितनी है वो हमें विद टाइम पता चल रहा है। ठीक है। इसको आगे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस पूरे चैप्टर को। इसको थोड़ा अपने एक पर्सनल लेवल पे भी आप थोड़ा आपको गौर भी करना है, एज अ ह्यूमन बीइंग। आपको गौर भी करना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या मुझे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए करना है। ठीक है। केवल हम सब चीज़ें केवल एग्जाम में आंसर मार्क करने के लिए नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में बहुत अहम बदलाव लाने के लिए भी करते हैं। क्लियर। चलिए, तो हम देखते हैं क्या क्या सब टॉपिक्स इस पूरे यूनिट में हम कवर करेंगे। पहले बात करेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ठीक है। आज के टाइम में जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है, अगर मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से या 1750 से देखूं, तो वो ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की रिपोर्ट है, कि अगर अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, अलग अलग तरीके से। कहीं बाढ़ आ सकती है बहुत भयानक, कहीं पे सूखा पड़ सकता है। ठीक है। तो इनको हम देखेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। दूसरा है आपका ओजोन डिप्लीशन। ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर है जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, वो धीमे धीमे ख़त्म हो रही है। उसमें छेद हो रहे हैं, ओजोन होल बन रहा है। वो क्यों बन रहा है, उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इनको हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर। अगर हम क्लाइमेट चेंज टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं।
इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमें क्यों समझना चाहिए क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लियर? इनको बात करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स पे बात करेंगे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। चौथी बात हम बात करेंगे, ये तो हो गया चलो कि प्रॉब्लम्स हमने देख ली, अब इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा, इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं कि एक आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए एक बेहतर हम कल बना सकें। तो मिटिगेशन मेजर्स की हम बात करेंगे, what all the different kind of initiative we can take कि इनको हम, इनकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है या इनकी जो इम्पैक्ट है इनको हम कम कर सकें। एंड लास्ट हम बात करेंगे जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित, उनको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ऑलराइट, चलिए इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम आज ओजोन डिप्लीशन तक चीज़ों को कवर करेंगे और अगले पार्ट में हम इम्पैक्ट और मिटिगेशन को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अगर मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ तो ज्योग्राफी में भी मैंने आपको ऐसे में बताता हूँ, समझाता हूँ कि क्लाइमेट और वेदर दो अलग अलग फिनोमेना होते हैं। राइट, अगर आपने ज्योग्राफी की भी क्लास देखी है तो क्लाइमेट और वेदर ये दो अलग फिनोमेना होते हैं। वेदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया का कितना टेम्परेचर, कितना प्रेसिपिटेशन है वहाँ पे, वो उस पर्टिकुलर लोकेशन का वेदर डिनोट करेगा। और क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी एरिया का एक लॉन्ग टाइम एवरेज, कैसा वहाँ पे एक लॉन्ग टाइम, अगर मैं देखूँ 100 साल की बात करूँ या 200 साल या 1000 साल की, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना एक एवरेज टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन रहा है वो उस एरिया का क्लाइमेट बताएगा। ठीक है, मतलब एक लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन, ये क्लाइमेट होता है। मतलब अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है किसी जगह की, ठीक है, तो वो एक आपका डेंजरस कंडीशन है। रीज़न, वेदर चेंज हो सकता है लोकल फैक्टर्स की वजह से या आपके अदर किसी वजह से वेदर चेंज हो सकता है जो कि शॉर्ट टर्म आपका चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट तो एक बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत सदियों में वो चेंज होना चाहिए। और अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब उससे इम्पैक्ट होंगी क्या, आपके रहने वाले बायोडाइवर्सिटी, पूरा हैबिटेट, पूरा इकोसिस्टम विल गेट अफेक्ट। राइट, तो इसमें बोला गया है क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ अ रीजन्स वेदर इवेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसमें बोला है कि अर्थ का क्लाइमेट स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होता है बट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, एक बहुत बड़ा टाइम लगता है कोई बड़े क्लाइमेट को चेंज होने में। ठीक है, तो इसके क्लाइमेट क्यों, किस वजह से चेंज होता है, या तो कोई नेचुरल फैक्टर होगा। राइट, इसमें लेट्स से ये हो सकता है कि भाई जो अर्थ है, जैसे ये सन है, अर्थ सन के अराउंड लेट्स से एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे घूमता है। राइट, एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये। कई बार क्या होता है ड्यू टू सम रीजन जो ये ऑर्बिट है ना, ये थोड़ा सर्कुलर नेचर का हो जाता है। जैसे ये सन है और अर्थ एकदम सर्कुलर फैशन में इसमें घूम रहा है। राइट, तो ये पतला सा एलिप्स टाइप का चीज कन्वर्ट हो जाता है एकदम सर्कुलर फैशन में, तो ये कुछ चेंजेस कर देता है। कई बार अर्थ की जो एक्सिस है, जो पोल्स बोलते हैं, या अर्थ का जो एक्सिस है वो शिफ्ट होने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की कई बार रिवर्स हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मतलब लाखों करोड़ों साल में होती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। राइट, बट और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे सन स्पॉट एक्टिविटी। ठीक है, ये भी 11-11 साल में होती है, तो इससे बहुत बड़ा चेंजेस तो नहीं होते हैं। ठीक है, बट इससे भी अलग अलग क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, बट लेवल छोटा होता है। राइट, तो अगर मैं बोलूँ नेचुरल फैक्टर्स जो होंगे ना वो काफ़ी समय लेंगे, 1 या 2 जनरेशन ले लेंगे इंसानों की, तब जाके थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। बट ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ने इन चेंजेस को बहुत ही फास्ट कर दिया है। राइट, और जिसका सबसे बड़ा एविडेंस है ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज़ अगर आप पहले फोटो में देख सकते हो कि लेट्स से यार ये पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्लेशियर्स आप देख पा रहे हो, ग्लेशियर्स या आइसबर्ग्स, जैसे पहले इस पूरे बड़े एरिया को कवर करते होंगे, बट क्या हुआ धीरे धीरे करके ये चीज़ें कम होने लगी। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो आपका बढ़ने लगा। वो कैसे बढ़ेगा इसको हम अब बात करते हैं। तो जो पहला टर्म है आपका है वो है ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेसिकली? ग्लोबल वार्मिंग आपका इट इज एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में भी कि जो क्लाइमेट की कभी भी हम बात करेंगे तो हम ट्रोपोस्फियर तक की बात करते हैं, क्योंकि जो भी क्लाइमेटिक इवेंट्स और क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है वो ट्रोपोस्फियर के तक ही होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में क्लाइमेटिक इवेंट्स नहीं होते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो एवरेज इंक्रीज हो रहा है ट्रोपोस्फियर में या फिर अर्थ का एटमॉस्फेयर अप टू ट्रोपोस्फियर लेवल, ठीक है, इस लेवल तक जो अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, जिससे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग से अलग अलग जगह क्लाइमेट पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, यूएस में एक जगह है टेक्सास, वो आपका बहुत ही गर्म और हॉट इलाका है, डेजर्ट टाइप। क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे लास्ट ईयर और इस साल भी स्नोफॉल हुई है। अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को बताऊं तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मानो कि बीकानेर और जैसलमेर में बर्फबारी हो जाए, इस टाइप का फिनोमेना हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, चलिए, तो हम अब अगला जो बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये इसके पीछे रीज़न है। राइट, तो मैं एक बेसिक हिंट आपको बताऊं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता क्या है बेसिकली? अगर आप देख पा रहे हो, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ के आसपास आप देख रहे हो एक एटमॉस्फेयर का लेयर है पूरा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पूरा एटमॉस्फेयर का लेयर है, जो कि अलग अलग उसमें बटा होगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। अब क्या हो रहा है, अर्थ पे यहाँ सन से आपको पता है इंसुलेशन आ रहा है। ठीक है, सोलर इंसुलेशन आ रहा है। और क्या होगा देखो, सनलाइट्स को जो होंगी आपकी सनलाइट्स, कुछ सनलाइट तो एटमॉस्फेयर को इजीली क्रॉस कर देंगी, पूरा पार करके अर्थ के सरफेस पे चले आएंगी। कुछ आपकी क्या होंगी, अर्थ वापस रेडिएट बैक कर देगा ऐसे। ऑलराइट, कुछ इजीली अंदर आ जा रही हैं यहाँ पे, देख रहे हो वन, अगर मैं देखूँ इजीली अंदर आ जा रही हैं, कुछ इजीली बाहर अर्थ रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। बट इसका कुछ पोर्शन क्या हो रहा है, ये देख रहे हो, अर्थ से यहाँ रेडिएट हुआ, यहाँ तक गया, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। मतलब ये अर्थ को ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार नहीं कर पा रही है। क्यों? मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें कुछ ऐसी गैसेस होंगी जो कि इसको, जो अर्थ से रेडिएशन वापस निकल के बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, उसको वो जाने नहीं दे रही है और उसको वापस अर्थ की तरफ भेज दे रही है। तो इससे क्या होगा, सोलर इंसुलेशन है, हीट कर रही होगी अर्थ को, तो अगर वो वापस बाहर नहीं निकल पाएगी, वो वापस अंदर ही आ जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जो आउटगोइंग रेडिएशन है वो ट्रैप हो जा रही है। ठीक है, और कौन सी गैसेस होंगी जो इस टाइप की चीज़ें करती हैं, वो आपकी, ये भी हम बात करेंगे, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्पोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा गैसेस को यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा और उनको अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, धीरे धीरे अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में अगर क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट किया है बहुत अच्छे से, तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो अर्थ का हीट बजट है, अर्थ का हीट बजट जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो होता है। मतलब जितना इनकमिंग होती है उतना ही आउटगोइंग चले। यहाँ से लेट्स से 100 पॉइंट्स रेज अंदर आ रही हैं तो 100 पॉइंट रेज बाहर चले जाएंगी। बट ऐसा नहीं हो रहा है, वो क्या रहा है, बाहर लेट्स से केवल 70 जा पा रही है, जो 30 है वो अंदर ही ट्रैप हो जा रही है। क्यों ट्रैप हो रही हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो लेयर है नीला वाला, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है।
और इसी वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ये क्लियर हुआ आपको? आई होप डायग्राम से भी क्लियर और समझ में भी आ गया होगा। देखो उसकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज मैं ये बताता हूँ कि कई बार ठंडे इलाकों में ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप का कुछ ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं। यहाँ पे अंदर आपके पेड़ पौधे लगाए दिए जाते हैं ठंडे इलाकों में, घर के अंदर। ये पूरा जो ग्लास है ना, ये ग्रीन ग्लास से बना होता है, ग्रीन ग्लास। तो होता क्या है, दिन के टाइम में लेट्स से यहाँ सन है, सन से यहाँ रोशनी अंदर आई और ये रोशनी वापस, ये जो सनरेज है ये वापस बाहर नहीं जा पाती, ये अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो ये क्या करती है, धीरे धीरे इसके अंदर का, हाउस के अंदर का टेम्परेचर ये इंक्रीज करने लगती है। और ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने घरों में भी, अपने गाड़ी में कभी भी समर्स के टाइम अपनी गाड़ी को पार्क कर दो। ठीक है, धूप ऊपर से पड़ रही है और आप कहीं चले जाओ कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने। जब आप शॉपिंग करके वापस आते हो, जैसे ही अपने गाड़ी में बैठते हो तो आपका लगता है गाड़ी तप रही होती है। वो वही होता है, जो इनकमिंग रेज हैं वो बाहर जा नहीं पा रही हैं, वो ट्रैप हो जा रही है अंदर। और उससे सोचो गाड़ी जल्दी गर्म हो जाए तो सोचो अर्थ का कितना हाल हो रहा होगा अगर सूरज की पूरी रोशनी उसमें से केवल 30% भी अगर अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाए। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। क्लियर? चलिए, तो अगर मैं स्टेजेस बताऊं तो आप देख रहे हो सबसे पहले आ रहा है इनकमिंग, सनराइज इनकमिंग होंगी, कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब करेगा अर्थ। ठीक है, कुछ आपका यहाँ पे देख रहे हो एमिट कर रहा है, ऑलराइट, और कुछ यहाँ पे आपका ट्रैप हो जा रही है। यही 4 स्टेजेस होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें फिफ्थ पॉइंट यही दिया है कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2 इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ हीट रिटेन्ड कॉजिंग द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस टू हीट अप। जितना ज़्यादा CO2 लेवल बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा हीट ट्रैप होगी और उतना ज़्यादा टेम्परेचर आपका अर्थ का बढ़ेगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ है। तो अब बात करते हैं कि इन गैसेस के बारे में कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। ऐसे तो बहुत सारी हैं, अगर मैं आपको बताऊं कुछ नाम आप याद रख लो। पहला है वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, सोचो। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कॉज में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपका वाटर वेपर होता है। हैरानी करने वाली बात है बट ये होता है। ठीक है, तो देखो वाटर वेपर का अगर हम बोलें कि ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर हैं एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस की वजह, ऐसा भी नहीं है। देखो होता क्या है, CO2 और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहे हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। कैसे? इवेपोरेशन की वजह से। भाई जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में CO2 होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, उतना ज़्यादा तो इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो आपका मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ेगा। ऑलराइट, तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, सो अगला जो गैस है वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बारे में सब जानते हैं। इसको प्राइमरी गैस बोलते हैं, प्राइमरी गैस ऑफ प्राइमरी गैस विच कॉजेज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है भाई? हमारी ब्रीदिंग हो गई, इंसानों की ब्रीदिंग हो गई। ठीक है, अर्थ की जो नेचुरल साइकिल्स होती हैं, कई बार आपका लेट्स से किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, राइट। और वैसे भी कार्बन साइकिल चलते ही रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और देखो अर्थ में ये जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है ना, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये नेचुरली होते आई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में स्टार्टिंग से है, कोई नया फिनोमेना नहीं है। बट वो उतने लेवल तक था, अच्छा था जितने लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता था। अगर इसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो वो बुरी बात है। और वो कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है? इंसान तो पहले से ब्रीथ करते थे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आपका आजकल बढ़ते जा रहा है। तो उसमें क्या रीजंस है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रहा है? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल।
हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, पेट्रोलियम जला रहे हैं, ठीक है, डीजल जला रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जिस तरह से हमने डायग्राम देखा, गैसेस निकल रही है। तो वो जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा रही है, और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, राइट। तो आपका पहला हो गया वाटर वेपर, दूसरा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पे ज़्यादा फोकस रखना है। थर्ड आपका होता है मीथेन, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, राइट। तो देखो मीथेन जो है, ये मैंने करंट अफेयर्स में भी कराया था, क्योंकि अभी रिसेंटली एक ग्लोबल मीथेन रिपोर्ट पब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। मैं एग्जैक्टली यूएन था कि नहीं, कोई और भी हो सकता है, एक बार उसको आप कंफर्म कर लेंगे, बट इस रिपोर्ट में क्या था वो इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में बोला गया कि मीथेन देखो नेचुरल कॉजेज की वजह से भी बाहर निकलता है, और ह्यूमन बींग्स भी, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी है। अच्छा, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बींग जिसको कॉज करता है, इंसान। तो नेचुरल प्रोसेस में आया कि भाई जो वेटलैंड्स हैं हमारे, ठीक है, वो बहुत भारी मात्रा में मीथेन एमिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन बहुत होता है ऑर्गेनिक मैटर का। वेटलैंड जो दलदली एरिया हो गया, जो भी जितने भी बर्ड सेंचुरी जनरली होंगे ना, वो काफ़ी बड़े बड़े वेटलैंड होते हैं। तो वहाँ पे आपके ये सब काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टार्ट होते हैं, बाहर निकलते हैं मीथेन की गैस, ठीक है। सेकेंडली, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। मीथेन एमिशन में अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो जाता है मीथेन का, क्लियर। फिर इंडस्ट्रीज से भी मीथेन एमिशन निकलता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, प्लस जो वेस्ट है हमारे यहाँ, कई बार जो घरों से वेस्ट निकलता है उसको हम लैंडफिल में दबा देते हैं, तो उससे भी मीथेन रिलीज होती है धीरे धीरे। तो मीथेन भी एक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको याद रखना है इसके नेचुरल सोर्स और उसके एंथ्रोपोजेनिक, क्लियर। फिर अदर आपकी अलग और भी गैसेस आ जाती है, जैसे फ्लोरिनेटेड गैसेस वगैरह हो गई, HFCs हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सब भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, क्लियर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो, ये तो हो गया ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। कॉजेज मैंने आपको बता ही दिया, नेचुरल कॉजेज और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में क्या क्या थी, जैसे हमने बात की थी आपकी ग्लोबल वार्मिंग में, जो नेचुरल है कि भाई इंसोलेशन, सोलर इंसोलेशन रहता ही है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में हमने देखा कि भाई फॉसिल फ्यूल बर्न करना, ये सारी चीज़ें, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनका इम्पैक्ट भी तो कुछ होगा। इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग, तो ये अलग अलग सेक्टर में होता है। भाई अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं अब अगर आपको बात करूं कि चेन ऑफ इवेंट्स क्या क्या होंगे, चेन ऑफ इवेंट्स क्या क्या होंगे इसमें, तो अगर मैं सबसे पहले बोलूं आपको कि मैंने क्या किया, फॉसिल फ्यूल को फॉसिल फ्यूल को मैंने बर्न किया। ये देख रहे हो, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग आपकी, ये फॉसिल फ्यूल बर्न की, तो क्या हुआ, यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकल रही है, ठीक है। बाहर निकलेंगी, धीरे धीरे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। पहला स्टेज था बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सेकेंडली क्या हुआ, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। इससे क्या होगा, ये टेम्परेचर जो होंगे, अर्थ का टेम्परेचर, ये धीरे धीरे बढ़ाएंगी। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑलराइट। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, अलग अलग सेक्टर्स पे अलग अलग चीज़ें लगेंगी। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बर्फ या फिर ग्लेशियर्स का, तो ग्लेशियर्स क्या होंगे आपके, पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा, सी लेवल आपका राइज होगा, सी लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि समुद्र में पानी ज़्यादा आएगा। सी लेवल राइज होगा तो क्या हो सकता है, उससे हमारा फ्लडिंग वगैरह आ सकती है। फ्लडिंग आएगी तो क्या होगा, हमारे जो मॉस्किटोज या फिर इस टाइप के जो आपके वायरस वगैरह हैं या बैक्टीरियाज, वो बढ़ेंगे। उससे क्या होगा, आपका इंसान को हेल्थ इश्यूज होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, और जो विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द एंटायर लाइफ ऑन अर्थ। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स हैं। तो ये तो मैंने बड़े क्रिस्प में बताया। तो
ये अगर आप डायग्राम देखें तो आपको और बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हो, अगर क्लाइमेट में यहाँ पे देखो सन है, ये अर्थ का टेम्परेचर, ये देखो एयर टेम्परेचर है, ये इंक्रीज हो रहा है। एयर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अब इधर आ जाओ, ग्लेशियर क्या होगा आपका, ग्लेशियर का वॉल्यूम कम होगा, वो पिघलने लगेगा। ओके, ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा, रिवर में आपका पानी बढ़ जाएगा। रिवर में पानी बढ़ेगा तो क्या होगा, रिवर से पानी आ रहा है सी लेवल में, यहाँ समुंदर में मिल गया, सी लेवल आपका बढ़ रहा है। ठीक है, सी लेवल, सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ पे रहने वाले लेट्स से एक्वेटिक स्पीशीज हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो। जब इंसानों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सोचो जानवरों को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, पहला इम्पैक्ट ओशन एसिडिफिकेशन, मतलब जैसे आपको मैंने बताया था कि जो ओशंस होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ये क्या काम करते हैं, दे एक्ट एज कार्बन सिंक, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लेट्स से एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक, तो क्या होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नीचे अंदर ये ऑब्जॉर्व करेंगे, उससे क्या होगा, ओशियन का पानी क्या होने लगेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेंगे तो एक कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड ओशियन की जो एसिडिटी है, pH लेवल, इसको बहुत बढ़ा देगा, राइट। तो इससे क्या होगा, जो जीव जंतु हैं, कोरल रीफ्स, खासकर कोरल रीफ्स जो हमारी होती हैं, जिनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन बोला जाता है, वो ब्लीचिंग होने लगती है, ब्लीचिंग होने लगती है, बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, जानवर मरने लगते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी, राइज इन सी लेवल। थर्ड पोल रीजन, जो थर्ड पोल रीजन किसको बोलते हैं, जो हमारा हिमालय हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, इसको हम बोलते हैं थर्ड पोल। यहाँ बर्फ पिघलने लगेगी, मरीन इकोसिस्टम खराब होने लगेगा, ग्राउंड वाटर में कंटेमिनेशन हो जाता है, राइट। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, भाई पानी ज़्यादा आ जा रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जा रहा है अर्थ का, तो हमारे एग्रीकल्चर भी डैमेज होगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ये तो मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें लिखी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बट आपको एक चेन पता होना चाहिए कि इससे क्या आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे बहुत इजीली फ्लो चार्ट बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके एरो, ठीक है, तो आपका आंसर बहुत अच्छा भी दिखे, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका हो गया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट के बारे में, ठीक है। अब देखो कुछ की टर्म्स हैं इसमें जो हमको ध्यान देना होगा, कई बार वो पूछ लिए जाते हैं। पहला है आपका ब्लैक कार्बन, राइट, ब्लैक कार्बन। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो दो फोटो, एक है ये ब्राउन कार्बन का, दूसरा ब्लैक कार्बन का, तो आप देख पा रहे हो कि जो ब्लैक कार्बन होते हैं वो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, या एरोसोल, मतलब सॉलिड से मतलब जैसे ना हवा में जो उड़े आ रहे हैं, ठीक है। इनको कॉमनली सूट भी बोला जाता है, सूट, SOOT। तो ये क्या करते हैं, ये निकलते हैं, जैसे लेट्स से आपने जंगल में आग लगा दी, तो ये आपके देखो छोटे छोटे काले काले से ये ऐसे निकलने लगते हैं, इंडस्ट्रीज में निकलते हैं, डीजल इंजन के एग्जॉस्ट से ऐसे देख रहे हो यहाँ पे निकलते हैं, डीजल अगर आप जलाओगे तो ये क्या करते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ब्लैक कलर क्या करता है आपका, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो लेट्स से अगर ये ब्लैक सूट गया, यहाँ पे मान के चलो एक ग्लेशियर है, इसके ऊपर ब्लैक सूट आके जमा हो गया, ठीक। अब सनलाइट ऊपर से पड़ रही है तो भाई ये बहुत ब्लैक तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या होगा, ग्लेशियर धीरे धीरे इट विल गेट मेल्ट, राइट। तो और सेकेंडली ये एटमॉस्फेयर में जब रहते हैं, ठीक, तो ये कई बार क्या होता है, रेनफॉल वगैरह कॉज नहीं करने देते हैं, मानसून को वीक करे आते हैं। और हिंदू कुश हिमालयन जो है, हिमालयन रेंजेस जो इनको हम हिंदू कुश बोलते हैं, वहाँ पे ये इशू भी है, वहाँ पे ये ब्लैक कार्बन आपका ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेजी से कर, ये काफ़ी हार्मफुल है। अब देखो इनको हम बोलते हैं, एक और चीज़ याद रखते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लैक और ब्राउन कार्बन को शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट, ठीक है। यूपीएससी 2018 और 17 किसी एक ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट टर्म जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या रहते हैं,
इनको शॉर्ट टर्म पोल्यूटेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्लैक कार्बन है ये एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए रहता है, एट मैक्स कुछ दिनों से एक हफ्ते तक का इसका रेंज रहता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखो इंडिया में जंगल में आग लग रही है, फैक्ट्रीज, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आता है आपका ब्राउन कार्बन। ठीक है, ये देख रहे हो ब्राउन कार्बन, पहली फोटो जो। तो ब्राउन कार्बन आपका ऑर्गेनिक एरोसोल होता है, राइट? ये भी लाइट अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर रहता है। और इसका भी रीजन वही है, जैसे बायोमास देख रहे हो, घास जल रही तो इसका ही ब्राउन ब्राउन कलर का ही बाहर निकल के आ रहा है। क्लियर? तो ये भी अगेन क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज में इम्पैक्ट करता है। दोनों हार्मफुल है, दोनों हार्मफुल है। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस के तौर पे इनको माना जाता है, ब्राउन कार्बन को भी। ठीक है, ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन आपके दोनों ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में। एक तो ये चीज था की टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। सेकंड है आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है? सो अगर मैं बताऊं कि भाई आपका, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई लेट्स से आप एक स्टूडेंट हैं एक्स, आपका पोटेंशियल है प्रीलिम्स में 100 मार्क्स ला सकते। ठीक है, आप लेकिन 50 ला रहे हो, अभी प्रेजेंट में ला 50 रहे हो, लेकिन आपका पोटेंशियल है आप 100 तक ला सकते। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसी भी गैस का हम बोलते हैं कितना टोटल एनर्जी एक गैस एब्जॉर्ब कर सकती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, राइट? उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगी उतना ज्यादा वो अर्थ को गर्म करेगी। क्लियर? यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, यहाँ पे पहले कॉलम में दिया है ग्रीन हाउस गैसेस, दूसरे कॉलम में है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है 1। इसको हम 1 इसलिए दिए क्योंकि इसको हम एज अ बेस लाइन मानते हैं। इसी के बेसिस पे हम अदर गैसेस का पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि प्राइमरी गैस कौन सी है ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस गैस में? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसलिए इसको 1 बोल दिया गया। अब देखो, जितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से मीथेन का। ठीक है, मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, अच्छा हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होते हैं ना 100 ईयर्स के आसपास का टाइम लेते हैं, तो ग्लोबल मीथेन का 25 है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब होगा मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा वार्मिंग कर सकता है ओवर 100 ईयर टाइम पीरियड में। 25 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अगर लेट्स से 1 ग्राम मीथेन है और 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जितना वार्मिंग कर सकता है उससे 25 गुना ज्यादा मीथेन का 1 ग्राम करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, इसको ठीक कर लेंगे, ये लगभग 300 गुना ज्यादा गर्म करता है। ऑलराइट, और ऐसे ही करके अगर आप देख रहे हो सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये लगभग 25,000 गुना, लगभग 23,000 गुना ज्यादा ये गर्म करेगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो ये जो HFCs मैंने इनको बोला था ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज्यादा गर्म करते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है। चलिए, ये कुछ की टर्म्स थे, इनको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इनको भाई मिटिगेशन मेजर्स भी देखते हैं कि हमने चलो ग्लोबल वार्मिंग तो पढ़ लिया, अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अभी तो मैं बस आपको कुछ नाम बताऊंगा, इन नामों को हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए UNFCCC 1991, ठीक है, आपका अर्थ समिट
1991 92 में आपका अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट भी इसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, UNFCCC बोलते हैं। इसमें डिसाइड हुआ था कि भाई अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ठीक है। तो इस पे अलग अलग मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे। तो इसके अंदर एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, उनको अडॉप्ट किया गया था। बट जो अल्टीमेट एम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, वो था अर्थ के टेम्परेचर को कम करना, ठीक है। क्लाइमेट के ऊपर सबसे बड़ा इवेंट था 1992, अर्थ समिट बोलते हैं इसको, 1992, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रियो में हुआ था, रियो में हुआ था, इसको रियो समिट भी बोलते हैं। साउथ अमेरिका में जगह है, ब्राज़ील के पास, रियो, क्लियर। तो 1992 में होता। 1997 के आसपास क्योटो प्रोटोकॉल, जो 95 से इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, ये डायरेक्ट एक प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। और इसी का आगे का आपका पार्ट है पेरिस एग्रीमेंट, COP21 जो पेरिस में हुआ था, राइट। इसी का क्योटो का ही एक्सटेंशन है, आगे का पार्ट है, जो कि सन 2020 लास्ट ईयर से ये लागू हो चुका है, ठीक है। इसमें अलग अलग टारगेट्स हर कंट्रीज ने अपने फिक्स किए थे। इनको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम एक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज थी, एनेक्स बी कंट्री, एनेक्स ए कंट्रीज, सबका अलग अलग टारगेट था, इंडिया का क्या स्टैंड है, ऑलराइट। COP21 पेरिस इंडिया में, इसमें क्या क्या इंडिया ने बोला था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। करंट अफेयर्स अभी जब आगे करेंगे तो इनको कुछ कुछ को मैंने ऐड भी किया, वो तो वहाँ पे और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इनको इन डिटेल हम बात करेंगे। यहाँ पे बस मैंने आपको नाम बताया है, ये ध्यान रखना। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आएगा, तो इसके लिए एक आखिरी जब हम सेशन लेंगे, आखिरी सेशन तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ सीक्वेंस में। 1992 या 19 जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, ठीक है, आपका जो क्लब ऑफ रोम था, वहाँ से वो स्टार्ट होते हुए 1992 में अर्थ समिट, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, उससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 89 में, फिर अर्थ समिट, अलग अलग चीज़ों को हम इन डिटेल सीक्वेंस वाइज देखेंगे। और वहीं पे मैं आपको अदर भी जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं क्लाइमेट से रिलेटेड या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड, उनको करवाऊंगा, ठीक है। जैसे आपका रॉटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपसे बात की जाएंगी। कार्टेगेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, अलग अलग सेक्शंस में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ओजोन फॉर्मेशन की। चलिए बात करेंगे ओजोन डिप्लीशन की। तो पहले, उससे पहले समझना है कि ओजोन फॉर्म कैसे होता है, ऑलराइट। ओजोन फॉर्म कैसे होता है, तो अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो तो इसमें क्या है, देखो, ओजोन जो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनके ऊपर लेट्स से सनरेज अटैक करती हैं, ठीक। सनरेज में आपके पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो इसमें कुछ अलग अलग आपके जो वेवलेंथ वाली रेज होंगी, वो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेट्स से ब्रेकअप कर देती है इनटू फ्री ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में लेट्स से किसी अदर, जैसे ये वाला फ्री निकल गया, ये इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके ओजोन बना देगा, राइट। तो ऐसे करके आपका ओजोन लेयर पूरी बनती है, जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में जनरली प्रेजेंट होती है, ठीक। अब ये ओजोन क्या करती है, ये ओजोन लेयर जो बनती है, ये हमें एटमॉस्फेयर से आने वाली, सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आपको पता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है काफ़ी हार्मफुल होती है इंसानों के लिए, लेकिन ये सारी टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज खराब नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टाइप की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं दैट आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, ओके। तो हमें देखना है कि ओजोन जो लेयर है वो कैसे इंसानों को, क्योंकि देखो इन अल्ट्रावायलेट रेज में अलग अलग होती है, जैसे UVA होती है, अब एक आपकी UVB होती है और UVC होती है। तो ये सबसे खतरनाक टाइप की UVC आपकी पाई जाती है, जिसको ये ऑल टुगेदर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, तो जैसे ये देखो, UVA आ रही है, UVB आ रही है, क्लियर। तो
यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको यूवी जो रेडिएशंस होती हैं अलग अलग टाइप की आती हैं। जैसे मैंने बताया कि यूवी सी जो होती है वो इंटायरली ओजोन इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, वापस इसको आने ही नहीं देता है। यूवी ए और यूवी बी आ जाती है, ठीक है। तो जो यूवी बी होता है इसका भी मेजोरिटी पोर्शन ओजोन वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, बट कुछ पोर्शन ये आपका अर्थ के अंदर आ जाता है। और देखो जो विटामिन डी बोला जाता है ना कि सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है, तो ये जो विटामिन डी है इन्हीं यूवी बीज में रहता है। कुछ जो पोर्शन आता है वो विटामिन डी का काफ़ी अच्छा सोर्स है, और फिर आपका थोड़ा लेस हार्मफुल आपका यूवी आ जाती है। तो देखो जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना वो इंसानों के साथ साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर सन में रहना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जब इनिशियल सुबह 9 से 11 का जो सनरेज होता है उसमें आपको थोड़ा अपनी बॉडी को सनरेज लगनी चाहिए, वो विटामिन डी रिच होता है। बट जैसे जैसे सन ओवर हेड आता रहता है उसमें आपको रहना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो कि आपको स्किन कैंसर और इंसानों के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी खतरनाक होती है, ठीक है। तो देखो ये जो ओजोन लेयर बनता कैसे है वो तो हमने देख लिया, वो नेचुरली प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, जैसे इसमें हमने देखा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो टूट जाते हैं, देखो स्प्लिट हो जाते हैं। फिर ये वाले स्प्लिट वाला है वो जाके दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलके ओजोन बना देता है, ठीक है। ये दोनों मिलके ओजोन बना दिए। ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, और ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने देख लिया। एक्चुअल बात आती है कि यार ये डिप्लीशन क्यों हो रहा है, ठीक है। ये डिप्लीशन क्यों हो रहा है, बिकॉज जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, कौन से पोल्यूटेंट, जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर्स में एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं, ठीक है। हेलॉन्स होते हैं जैसे आपके ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आते हैं। कुछ पेस्टिसाइड इधर से क्या होता है, ये इवेपोरेशन के बाद ये एस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और इनमें क्या रहता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल रहता है। और क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या करता है, जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल टूट के अलग अलग ऐसे Cl वाले छोटे छोटे ये ऐसे करके इसमें टूट जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो ओजोन था ना, ओजोन गैस का ये O3, इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करके क्या बना देते हैं, क्लोरीन, आपका क्लोरीन ऑक्साइड वगैरह टाइप की चीज़ें बना के क्रिएट कर देते हैं, राइट। क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देते हैं, और आपका अदर ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाता है बस। तो ये देख रहे हो ओजोन गैस टूट के क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में बन गई, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ओजोन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यही उस ग्राफ में मेंशन किया है, देख रहे हो ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है। पहला है अल्ट्रा वायलेट रेज स्प्लिट्स द क्लोरीन एटम फ्रॉम द CFC मॉलिक्यूल। लेट्स से ये कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ी, इससे क्या हुआ, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल टूट के अलग हो गया। अभी क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करके इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक किस पार्ट में करेगा, 1 और 2, एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना देगा और एक आपका फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका ओजोन खत्म होने लगा। तो यही चीज होती है, और इसका अल्टीमेट रीजन क्या है, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, खासकर इसमें आपको ध्यान रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, कार्बन। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस वजह से आपके ये डैमेज होते हैं, ओजोन लेयर पूरा आपका कम होने लगता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, और खासकर पोल्स के पास ये काफी प्रोमिनेंट होता है ओजोन होल। आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये प्रोमिनेंट मिल जाएगा, नियर अंटार्कटिका रीजन। आर्कटिक में भी है, बट अंटार्कटिका रीजन में ज्यादा बड़ा होल बन जाता है, ठीक है। ये चीजें रहेंगी। अब उसका भी एक कारण है, पोलर वोर्टेक्स फॉर्मेशन होता है, जो कि एक लो प्रेशर जोन होता है, खासकर पोल्स पे बनता है। वो भी इन जो जो कि ओजोन डिप्लीशन में कई बार ये भी प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। इसको कभी और हम बात करेंगे, इसको करंट अफेयर्स में मैंने कई बार कराया हुआ है, ठीक है। तो वो वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रहता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो पोलर वोल्टेक्स होता है एक लो प्रेशर जोन होता है, जो कि ओजोन को डिप्लीट कर देता है कई बार, और वो टेम्परेचर कंट्रास्ट से बनता है। इसको हम कभी और बात करेंगे इसके ऊपर। अभी आपको समझना है कि क्लोरीन के ये ओजोन लेयर कैसे आपका खत्म हो रहा है, राइट। चलिए, तो अब इसको मेजर कैसे किया जाए, क्या क्या मेजर लिया जाए
ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वियना कॉन्फ्रेंस। सबसे पहली बार हुई थी आपकी वियना कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहली बार आपकी हुई थी वियना कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसमें क्या बताया गया था? ये 1985 ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, यहां पे पहली बार डिस्कवर हुआ था भाई ओजोन होल। ओजोन में भी होल होता है, पहली बार डिस्कवर किया गया था। तो ये वियना कॉन्फ्रेंस में साइन किया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि भाई ओजोन होल्स को, लेयर को प्रोटेक्ट करना है, ओजोन होल नहीं बनने देना है। तो पहला इनिशिएटिव था आपका वियना कॉन्फ्रेंस 1985 में। फिर आपका एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, सेविंग द ओजोन लेयर कॉन्फ्रेंस, लंदन में हुई थी। तो इसमें बात की गई थी कि ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस होते हैं उनको विड्रॉ करना चाहिए। कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं? जो कि मैंने आपको बताया था, रेफ्रिजरेंट्स, क्लोरीन, आपका फ्लेम रिटार्डेंट्स, तो उसमें ये सब क्लोरीन और हैलोजेंस रहते हैं, इनको हमको कम करना है। ठीक है, फिर आपका हुआ था हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस 1989 में, हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल। ठीक है, तो इसमें बात की गई थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को बेसिकली 19 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे आपका इसको रिवाइज करने की बात की गई थी। ठीक है, तो हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस बेसिकली 1989 में हुई थी, और उसके बाद आपको ध्यान रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 1985 में वियना हुई थी, 89 में हेलसिंकी हुई थी, उससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्टैब्लिश किया गया था 1987। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि भाई फाइनली की जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना है, राइट। और आज के टाइम में जो अगर मैं आपको बोलूँ सबसे बेहतरीन, सबसे सक्सेसफुल जो अग्रीमेंट हुआ है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है। लगभग 197 देशों ने इसको अग्री किया, और उन्होंने अपने अलग अलग टारगेट फिक्स किए कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो होते हैं उनको कम करना है। और इसी का हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस बेसिकली इसी को थोड़ा रिवाइज करने के लिए, रिविजिट करने के लिए हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो HFCs होती हैं इनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रीटी जब साइन होती है ना, उसके बाद बहुत बार आपकी कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग होती है कि उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि विद टाइम हमें नई नई चीज़ें पता चलती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हम उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। अब इसी का सबसे जो रीसेंट वो है किगाली एग्रीमेंट। किगाली बेसिकली रवांडा की कैपिटल है। तो यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट हुआ जहाँ पे HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कंप्लीटली फेज आउट करने के लिए कंट्रीज ने अपने अपने टाइमलाइन फिक्स किए, तो जिसमें इंडिया भी 2030 और 40 के अराउंड से इसको कंप्लीटली फेज आउट करेगी, राइट। बट अब देखो, हम अगर बोल रहे हैं कि भाई रेफ्रिजरेंट जो कि चीज़ों को ठंडा रखता है उसको अगर मैं बैन कर दूंगा, तो भाई फ्रिज में क्या यूज़ करेंगे? तो पहले कुछ हमारे पे ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना, तभी तो हम इसको रोक सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव कैसा होना चाहिए? जो कि इको फ्रेंडली हो, जो कि ओजोन को डिप्लीट ना करे। वरना अगर हमने लेफ्ट से कोई रेफ्रिजरेंट है, लेट्स से R21, जो कि ओजोन डिप्लीशन कर रहा है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया लेट्स से X से, तो ये भी ओजोन डिप्लीट करता है, तो फायदा क्या हुआ? हमें जब तक कोई एक पॉसिबल जो अच्छे ऑल्टरनेटिव के लिए हमें मिल नहीं जाए, जो कि इंडस्ट्रीज इसको स्केल अप कर सकते हैं कम प्राइस में, तभी हम इनको एलिमिनेट कर पाएंगे, एल्स तब तक मुश्किल है। बट सक्सेसफुल वाइज अगर मैं बोलूँ, सक्सेस वाइज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल, ये ट्रीटी साइंड सो फार। 197 देशों ने इस पर एग्री किया है और उन्होंने इस चीज़ों को कम करने के लिए कोशिश भी की। ठीक है, और इसी का देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो एक रिवीजन था आपका हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस था, और फिर फाइनल जो है आपका किगाली एग्रीमेंट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब हुआ था? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिस वाज ऑल अबाउट द ओजोन डिप्लीशन। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया के बारे में अगले सेशन में। ठीक है, यहाँ तक तब तक आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है, कैसे क्या क्या कवर हो रहा है, और इसी पे बेस्ड करंट अफेयर्स भी हम अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब से मैं मिलता हूँ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए।
कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।